लास्ट क्लास में हमने इंड एस 36 जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है, इसके हमने क्वेश्चंस किए थे जो कि आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही कवर किए थे। आज की क्लास में हम टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को कवर करेंगे वन बाय वन, जो कि हम बहुत ही इजी वे में करेंगे। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली करके बन जाएगा। आई होप कि आप इनकी रिवीजन कर रहे होंगे, और जो हमारे इंडेक्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एंड आज हम चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन की तरफ इंडेक्स 36 के। तो हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एपेक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील अटेंसिल्स, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील अटेंसिल्स में एंगेज्ड है जो एपेक्स लिमिटेड है। इट ओन्स ए बिल्डिंग फॉर इट्स हेडक्वार्टर्स, द बिल्डिंग यूज टू बी फुल ऑक्यूपाइड फॉर इंटरनल यूज। जो बिल्डिंग है वो इंटरनल यूज के लिए ऑक्यूपाई की गई है। हाउएवर रिसेंटली द कंपनी हैज अंडरटेकिंग ए massive downsizing exercise as a result of which 1/3 of the building became vacant, और जो 1/3 of the building है वो vacant हो गई है। then the vacant portion has now been given for on lease for 6 years। जो vacant portion है वो 6 years के लिए लीज पर दे दिया गया है। तो इसमें फिर हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग का डिटरमाइन करना है। देखिए अब सीजीयू का मतलब क्या है, सीजीयू का मतलब है बिजनेस की वो छोटी से छोटी यूनिट जो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लो जनरेट करती है। ठीक है, जो कैश इनफ्लो क्या करती है, जनरेट करती है। 1/3 बिल्डिंग जो है यहाँ पे हमारी खाली है। ठीक है, जो 1/3 बिल्डिंग है वो वैकेंट है एंड उसको क्या किया गया है, लीज पर दिया गया है। तो इस जो बिल्डिंग है, जो अपेक्स लिमिटेड की जो बिल्डिंग है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, कॉरपोरेट एसेट की तरह सर्व करना ही उसका प्राइमरी पर्पस है। क्योंकि जो बिल्डिंग यूज़ की जा रही है वो इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ की जा रही है, तो प्राइमरी पर्पस इसमें देखा जाएगा। तो जो अपेक्स लिमिटेड क्या है उसी को हम क्या मानेंगे, सीजीओ मानेंगे। एक बार हम आईसीआई का जो आंसर है वो रेफर कर लेते हैं। देखिए हमें आईसीआई ने आंसर दिया है, सीजीयू ऑफ द बिल्डिंग इज अपेक्स लिमिटेड एज ए होल एज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बिल्डिंग इज टू सर्व एज ए कॉरपोरेट एसेट। तो इसमें हमें प्राइमरी पर्पज देखना कंपलसरी है। तो प्राइमरी पर्पज क्या है, तो इसलिए हम बिल्डिंग को क्या मानेंगे, कॉरपोरेट एसेट जो है वो, जो कि इसका एज ए कॉरपोरेट एसेट जो बिल्डिंग है वो सर्व कर रही है। तो हम सीजीयू किसको मानेंगे, तो अपेक्स लिमिटेड की बिल्डिंग को है, इसको हम सीजीयू मानेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम ये एक इजी क्वेश्चन था और थ्योरेटिकल था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2 टाइम्स ये हमारा एग्जाम में आ चुका है लास्ट अटेम्प्ट में, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझेंगे तो आपसे इजीली बन के हो जाएगा, और आपको इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी तो हो जाएगा आपसे। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए, बी एंड सी, द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ विच एज ऑन 31 मार्च 2001 आर एज फॉलो। तो इसमें क्या दिया गया है कि वहाँ पे 3 सीजीयू हैं। ठीक है, तो 3 सीजीयू हैं जो कि ए, बी और सी। देखिए हेडिंग में दिया गया है सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड सीजीयू सी, और इनकी जो हमें दी गई है कैरिंग अमाउंट दी है। सीजीयू ए की जो कैरिंग अमाउंट है वो 500 है, सीजीयू बी की जो है वो 750 है एंड सीजीयू सी की जो है वो 1100 है। और इस तरीके से हमारे को जो दी गई है यूजफुल लाइफ भी दी गई है इसकी, जो कि 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ दी गई है। देन हमें आगे क्या दिया गया है, एबीसी लिमिटेड ऑल्सो हैज़ 2 कॉरपोरेट एसेट्स हैविंग ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। देन उसने बोला कि 2 कॉरपोरेट एसेट्स हैं, कॉरपोरेट एसेट एक्स है, एक कॉरपोरेट एसेट वाई है। ठीक है, और उनकी जो कैरिंग अमाउंट दी रखी है वो 600 और 200 दे रखी है। देन हमें रिमार्क्स दे रखा है कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस यानी कि प्रो डाटा बेसिस टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स।
जो कॉर्पोरेट एक्स है तो उसको एलोकेट किया गया है रीजनेबल बेसिस। तो यहाँ पर रीजनेबल बेसिस से क्या मतलब है, देखो प्रोराटा बेसिस पे इसको एलोकेट किया गया है टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स। ये जो लाइन मेंशन की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें जो कैरिंग अमाउंट के प्रोराटा में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें हमारे को कैरिंग अमाउंट 500, 750, 1100 दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कैरिंग अमाउंट के रेशो में ही एलोकेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना क्योंकि पे जो यूजफुल लाइफ दी गई है वो डिफरेंट है। यहाँ पे यूजफुल लाइफ 10 दी गई है, यहाँ पे यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स दी गई है, फिर 20 ईयर्स दी गई। देखिए हमें यूजफुल लाइफ डिफरेंट दी गई है तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके फिर जो हमारा वेट आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको एलोकेट करेंगे। तो इसको हम जिस तरीके से करेंगे, देखो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000 आ जाएगा, तो ये हमारा 5000 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 750 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 15000 आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, तो ये हमारा 22,000 आ जाएगा। तो हम इस रेशो में इसको एलोकेट करेंगे जो कि हमारा बन जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं 5/42, देन 15/42, देन 22/42 और मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा अच्छे से लिख लेते हैं एक बार हम 42 को। देखिए जो 5 बाय जो हमारा है ये 600 को हम एलोकेट करेंगे क्योंकि हमें इसमें प्रोराटा बेसिस पे हमें दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ रहा होगा। तो 5/42 करेंगे हम, तो 600 को इस तरीके से हम एलोकेट करें देंगे इसके वेट्स के रेशो में। इसी तरह से 22/40, ये मेरा पेन है थोड़ा, एक बार 600 के रेशो में इसको एलोकेट कर देंगे और इंडिविजुअल सीजीयू में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन हम आगे क्या दिया गया है, रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2001 को रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है सीजीयू का ए का दिया गया है, सीजीयू बी एंड सीजीयू सी का, देन एबीसी लिमिटेड का होल का। तो ये रिकवरेबल अमाउंट्स दी गई हैं। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमें निकालना है यहाँ पे। एंड एबीसी लिमिटेड ऑल्सो हैज़ टू, ये देखो इसमें यूजफुल लाइफ कितनी दी गई है 20 ईयर्स दी गई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो दी है वो 20 ईयर्स दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हमें अब क्या निकालना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होगा। अब देखो हमने 600 को इसमें बांटा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 72 आएगा, आप इसको निकालोगे। इसी तरीके से 15/42 को आप 600 से करोगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा 216 आएगा। और इसी तरीके से ये जो हमारा आएगा 312 आएगा। तो आप इसको किस में ऐड कर दोगे, तीनों अमाउंट्स को 500, 750 एंड 1100 में ऐड कर दोगे। हम आपको एक बार नोट से दिखा देते हैं, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। देखिए द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स इज एलोकेटेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स। A weighted allocation is used because the estimated remaining useful life all CGU is 10 years whereas B and C's useful life is 20 years। तो कहने का मतलब है क्योंकि B and C की लाइफ है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमें इसको वेट्स के अकॉर्डिंग हमने एलोकेट किया। तो इस तरीके से हमने 600 को एलोकेट किया, जो कि फर्स्ट में 72, देन CGU B में 216 एंड CGU C में 312 को हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा कैरिंग अमाउंट 500 था, 750 एंड 1100 में हम ये तीनों अमाउंट्स को इन तरीके से ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 572, 966 एंड 1412। इस तरीके से हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो रिकवरेबल अमाउंट भी दिया गया था,
रिकवरेबल अमाउंट हमारे को दिया गया था 600, 900 एंड 1400। इस तरीके से जो हमारा नया कैरिंग अमाउंट आया है, ये वाला जो हमारा आया है नया कैरिंग अमाउंट आया है, इसमें से कैरिंग अमाउंट में से हम रिकवरेबल अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल सीजीयू हमने सबसे पहले निकाला, तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। फर्स्ट सीजीयू में हमारा कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। देन सीजीयू बी में जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है वो 66 का आ रहा है। देन सीजीयू सी में जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है वो 12 रुपीज़ का आया है। ये इन करोड्स में हमें दिया गया है। तो एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एसेट्स को अब हम एलोकेट करेंगे। देखिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, जो इम्पेयरमेंट एसेट्स को अब हम एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे, इसको हम कैरिंग अमाउंट एंड कॉर्पोरेट एसेट्स के रेशियो में एलोकेट करेंगे। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे 500, 1500 एंड 2200 में, और इसमें वो रेशो में बांट देते हैं 72, 216 और 312। लेकिन हमको रेशो क्या लेना है, जो कैरिंग अमाउंट है और जो कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट किया है। ठीक है, आपको ये वेट वाला नहीं लेना है, ये वेट वाला है, ये वाला नहीं लेते। स्टूडेंट्स जो लेते हैं वो वेट वाला ले लेते हैं। आपको 500:72, बट इसमें सीजीयू ए में जो है वो हमारा कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, तो हमको सीजीयू बी में क्या रेशो रहेगा हमारा 750 रेशो 216 रहेगा। आपको 1500 का अमाउंट नहीं लेना। देखो लॉजिकल सी बात है, जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट और जो एलोकेशन ऑफ जो कैरिंग अमाउंट जो है कॉर्पोरेट एसेट जो एक्स है उसको एलोकेट किया है, उस रेशो में हमको इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना है। तो हमारा रेशो क्या रहेगा 750:216 एंड सीजीयूसी के केस में 1100:312 हमारा रेशो रहेगा। देखिए ये हमारा रेशो रहेगा। ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्लस आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस है जो 66 एंड 12 को हमने बांटा, तो अदर एसेट्स में कितना जाएगा हमारा, इस तरीके से हमने इसको बांटा। और कॉर्पोरेट एसेट्स में हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना जाएगा, इस तरीके से कॉर्पोरेट एसेट्स में हमारा इम्पेयरमेंट लॉस 15 का जा रहा है, और यहाँ पे हमारा 3 का जा रहा है इम्पेयरमेंट लॉस। आगे हम चलते हैं इसी के सोल्यूशन की तरफ। इस तरीके से हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट लिखा सीजीयू ए का, बी सी का, एंड देन कॉर्पोरेट एसेट्स का लिखा हमने, देन कॉर्पोरेट एसेट वाई का भी लिखा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देन हमने कॉर्पोरेट एसेट वाई का कैरिंग अमाउंट लिखा। इसमें से हम जो अब टोटल एबीसी लिमिटेड का आ जाएगा हमारा 3150, जो कि इन तीनों का इनका सभी का टोटल होएगा, तो वो हमारा 3150 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इम्पेयरमेंट लॉस जो हमारा एक्स में से हम जो करेंगे वो 18 का जो हमारा बनना था, देखिए यहाँ पे ये जो 15 का और जो 3 का इम्पेयरमेंट लॉस है वो कॉर्पोरेट एसेट से कवर करेंगे। तो ये टोटल हमारा हो गया 18। तो 18 को हम कॉर्पोरेट एक्स से कवर करेंगे, और बाकी जो हमारा अदर एसेट्स जो बी सीजीयू बी से कवर करेंगे वो कितना है 51, एंड सीजीयूसी से कितना करेंगे 9 का। तो इस तरीके से 51 एंड 9 का जो हमने सीजीयूसी से इम्पेयरमेंट लॉस को कवर किया। इस तरीके से हमारा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस 78 आ गया। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा हमारा, ये अमाउंट्स हमारे पास आ गई। अब देखो जो हमारा कॉर्पोरेट एसेट वाई दिया हुआ है उसमें से हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलोकेबल नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था। इस तरीके से टोटल जो हमारा आ गया वो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 3072 आ गया। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना आया है 32, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। रिकवरेबल अमाउंट जो हमें दिया गया है 3200 का रिकवरेबल अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है वो नील आ जाएगा। क्यों आएगा नील, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से कम है। तो इस तरीके से जो इम्पेयरमेंट लॉस फॉर कंप्लीट सीजीयू के लिए नील आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन से दिखा देती हूँ आपको कि हमें रिकवरेबल अमाउंट जो दिया है वो 3200 का दिया गया था। इस तरीके से हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला है इंडिविजुअल बेसिस पे, एंड देन हमने कंप्लीट सीजीयू के बेसिस पे भी इम्पेयरमेंट लॉस जो निकाला तो वो नील आया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा नील आया है। और यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट लॉस आया था वो
हमने उसको एलोकेट किया। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कॉर्पोरेट एसेट है उसको हमने एलोकेट करना है, क्योंकि देखिए जो कॉर्पोरेट एसेट एक्स में लिखा गया है कि जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस। अब रीजनेबल बेसिस इसमें क्या है, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट में हम नहीं बांट सकते, स्टूडेंट गलती नहीं करनी है यहाँ पे, आपको इनका वेट्स लेना है क्योंकि यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एलोकेट करेंगे एंड सी जी यू ए बी एंड सी में उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन हम उसको ऐड कर देंगे इनकी कैरिंग अमाउंट्स में, सी जी यू ए बी एंड सी की कैरिंग अमाउंट में हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। देन हमको ये रिकवरेबल अमाउंट्स दे रखी है, इंडिविजुअल बेसिस पे टेस्ट करेंगे सबसे पहले, फिर जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा उसको हम एलोकेट करेंगे। देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे हमने इंडिविजुअल बेसिस पे सी जी यू ए, सी जी यू बी एंड सी जी यू का हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला। देन हमने उसको एलोकेट किया अदर एसेट्स में एंड कॉर्पोरेट एसेट्स में। इस तरीके से हम जो इम्पेयरमेंट लॉस को कवर करेंगे, जो कि ओनली कॉर्पोरेट एसेट्स से हमारा 18 का आ जाएगा, बाकी हम सी जी यू बी एंड सी जी यू सी से कवर करेंगे। देन हम होल एबीसी लिमिटेड एज ए होल, यानी कि एज ए होल सी जी यू के लिए हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें, इम्पेयरमेंट लॉस नील आ जाएगा। देखिए मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया है, आप इसको क्वेश्चन को 2-3 बार हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, पेरेंट अक्वायर्स एन 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर ₹2100 ऑन 1 अप्रैल 2001। जो पेरेंट ने क्या अक्वायर किया है, 80% इंटरेस्ट अक्वायर किया है सब्सिडरी में, कैसे, यानी कि एनसीआई कितना हो गया इस केस में हमारा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि 80% इंटरेस्ट एक्वायर किया है तो एनसीआई कितना होगा, एनसीआई होगा हमारा 20% का एनसीआई रहेगा। एट द डेट द सब्सिडरीज नेट एसेट्स आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितना दिया गया है, 1500 का जो दिया गया है वो आइडेंटिफाइबल एसेट्स दिया गया है। तो ये हमारा कितना क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा, क्योंकि 2100 में इसने परचेज किया है। और ये हमारा नेट एसेट्स जो बना है वो 1500 का। पेरेंट्स चूजेस टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज द प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। Assets of subsidiary together are the smallest group of assets that generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets। देखिए अब इसमें यही दिया गया है कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स को हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे हम एसेट्स मानेंगे, क्योंकि वो कैश इनफ्लो जनरेट करती है, इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट करती है। देन हमें दिया गया है, सिंस अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ पेरेंट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द synergies of the combination, the goodwill of ₹500 related to those synergies has been allocated to the cash generating units within parent। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें गुडविल निकालेंगे। गुडविल कितना होगा हमारा, गुडविल के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए पीसी माइनस नेट एसेट्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पीसी पीसी होता है जो हमारा, देखिए एक बार मैं आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो हमारा, हम इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में इसको स्टडी करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि जो हम सबसे पहले हम जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं पीसी। पीसी हमारे को कितना दे रखा है यहाँ पे, देखिए 2100 का हमारा पीसी आ गया। देन हमको क्या लेना होता है, एनसीआई, पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट। एनसीआई हमारा कितना रहेगा, देखिए 20% ऑफ किसका लेंगे, 20% ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितना है हमारा 1500, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300, हमारा कितना आ जाएगा, ये 2400 का हमारा ये आ जाएगा। इसमें से हम क्या लेस करेंगे, नेट एसेट्स को हम लेस करेंगे इसमें से। तो नेट एसेट्स कितनी आई, 1500 की नेट एसेट्स आ गई। तो हमारा गुडविल कितना आ गया, 900 का हमारा गुडविल आ गया।
इस गुडविल में से क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला कि जो 500 का जो गुडविल है वो किससे रिलेट करता है, पेरेंट से, यानी कि इसमें से जो पेरेंट का कितना है, पेरेंट का कितना गुडविल है 500 का, और सब्सिडी का गुडविल कितना हो गया, इस तरीके से जो एनसीआई का गुडविल है वो 400 का हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन आगे क्या बोला है कि पेरेंट डिटरमाइंस दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट सब्सिडरी इज रुपीज 1000। तो रिकवरेबल अमाउंट इसमें 1000 दी गई है ऑन 31 मार्च 2002। ऑन 31 मार्च 2002 की बात कर रहे हैं। पहले हम 1 अप्रैल के पे थे, 1 अप्रैल 2001 पर थे पहले हम, ठीक है। तो अभी हम फिर कहाँ, अभी 31 मार्च 2002 की बात चल रही है। तो अब इस डेट में हमने क्या बोला गया है, पेरेंट डिटरमाइंस दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट सब्सिडरी इज 1000। तो इसमें रिकवरेबल अमाउंट 1000 दी गई है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350। तो कैरिंग अमाउंट हमको सब्सिडरी का दिया गया है, और इसी तरह से सब्सिडरी का जो हमें, देखिए सब्सिडरी का हमको रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है, और सब्सिडरी का ही हमें क्या दिया गया है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स दी गई है सब्सिडरी की एक्सक्लूडिंग गुडविल। एलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को हमको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। अब देखिए जो 31 मार्च 2002 को जो रिकवरेबल अमाउंट दी गई है, ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट में तो सब कुछ ऐड है, तो रिकवरेबल अमाउंट में तो गुडविल भी ऐड है जो कि 1000 में, बट जो हमको नेट एसेट्स दी गई हैं वो एक्सक्लूडिंग गुडविल है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, गुडविल को भी ऐड करना होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमने रिकवरेबल अमाउंट में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, गुडविल भी इंक्लूडेड होता है, और नेट एसेट्स में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है टोटल सब्सिडरी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सब्सिडरी का ही रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है एंड सब्सिडरी का ही नेट एसेट्स दिया। तो सब्सिडरी की नेट एसेट्स पे सबसे पहले हमको क्या ऐड करना होगा, गुडविल ऐड करना होगा। क्योंकि देखिए अब देखिए इसमें कि जो हम सब्सिडरी का जो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी कि जो कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, सब्सिडरी का जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना दिया है, 1350 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो हम इसकी गुडविल ऐड करेंगे, तो सब्सिडरी की गुडविल कितनी थी, 400 की जो गुडविल थी वो सब्सिडरी की, ये हम ऐड करेंगे। बट हाँ, ये कितने परसेंट पर है, ये 80% पर जो है, ये जो गुडविल है ये 80% पे है। अब हम इसको 20% पे और ऐड करेंगे, तो 20% पर कितनी गुडविल होगी, देखिए 80% पर है जो वो 400 की गुडविल है, तो 20% पर कितनी गुडविल आएगी हमारी 100 की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल कितना हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया, वो 1850 का जो हो गया हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया। और इसमें से हमको क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट जो हमारा है वो 1000 प्लस करना है। तो इस तरीके से 850 का जो है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम हमारे नोट से एक बार आपको करवा देते हैं, जैसे इसको फ्रेम किया गया है। इसी तरीके से देखिए जो हमने 900 का गुडविल निकाला था, इसमें से हमारा जो पेरेंट का 500 का और सब्सिडी का 400 का आया था। देन हम 31 मार्च 2002 पर आए थे, तो हमारा नेट एसेट्स दिया गया था और गुडविल दिया गया था, बट जो गुडविल था वो 80% के लिए था, तो हम 20% के लिए भी उसको ऐड करेंगे, तो वो हमारा कितना आएगा 100। तो टोटल हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो 1850 आ गया। इस तरीके से जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस 850 निकाला था, जो हमने यहाँ पे निकाला था इम्पेयरमेंट लॉस 850 निकाला था। 850 को देखिए हम कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल को उड़ाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस रेफर नहीं किए गए तो उनका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पहले आप वो वीडियोस कवर कर सकते हैं, कंसेप्ट वाली जो अर्लियर वीडियोस है। तो सबसे पहले हम इसमें से गुडविल को उड़ाएंगे, जो कि हमारा 500 का गुडविल उड़ जाएगा। देन हम इंटेंजिबल नेट एसेट्स में से जो हम इसमें जो नेट एसेट्स हमको दी गई है, इसमें से हम
प्लस करेंगे 350, तो इस तरीके से हमारा 1000 का जो आ जाएगा नेट एसेट्स आ जाएगा। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस को हम कैसे कवर करेंगे, देखिए इम्पेयरमेंट लॉस को हम कैसे बांटेंगे, इसमें जो है कुछ पोर्शन एनसीआई का भी है, तो इस तरीके से जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसमें 80% तो पेरेंट में बांटेंगे और एनसीआई में 20% बांटेंगे। तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा 280 का हो जाएगा पेरेंट में एंड 70 का हो जाएगा एनसीआई में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹100 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2001, जो 1 अप्रैल 2001 को 100 करोड़ की मशीनरी परचेज की है। मशीनरी हैज़ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। इट हैज़ नील रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू जो है नील है। देखिए जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी। अब हम आगे देखिए इस पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो पर ईयर 20 करोड़ का लगाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ की इसकी पोस्ट है एंड 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है एंड रेजिडुअल वैल्यू जो है नील दी गई है, तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना लगेगा, 20 करोड़ रुपीज़ का। तो आगे क्या दिया गया है, ए लिमिटेड अडोप्ट्स स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएटिंग द मशीनरी। Following information has been provided as on 31st March 2002। देखिए अब हम पहले हम कहाँ थे, 1 अप्रैल 2001 पे थे, ठीक है। तो अब हम कहाँ आएंगे, 2002 पर आएंगे, यानी कि 1 साल बाद। 1 साल बाद हम उसकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 20 का हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी जो 1 साल के बाद जो हमारी मशीन की वैल्यू है, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 20 करोड़ का हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारी 80 करोड़ की जो है कैरिंग अमाउंट बचेगी मशीनरी की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन हमको आगे दिया गया है, हमको 31 मार्च 2002 को हमें ये डेटा दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2002-3 में फ्यूचर कैश फ्लो दिया गया है 15 का, देन 30 करोड़ का, देन नेक्स्ट ईयर में 40 करोड़ का, देन 5 to 6 में 10 करोड़ का कैश फ्लो दिया गया है। डिस्काउंट रेट कितनी दी गई है, 10% दी गई है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दिया गया है, 70 करोड़ रुपीज़ का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस, हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखिए सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस का क्या फॉर्मूला है, कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना हुआ, 31 मार्च 2002 को कैरिंग अमाउंट तो हमारा 80 रुपीज़ का आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है हमारा, 70 करोड़, ठीक है। और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, तो वैल्यू इन यूज हम इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से। तो हम नोट्स के थ्रू आपको इसको इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि देखिए जो हमें कैश फ्लो है इसको हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से हमने इसको पुल किया, तो इस तरीके से जो हमारा वैल्यू इन यूज 75.31 आ गया। देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 70 करोड़ का दिया गया है। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना आएगा, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज कितना हुआ हमारा रिकवरेबल अमाउंट 75.31 का। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम उसको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। एक बार आप यहीं से रेफर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। कैरिंग अमाउंट जब हमने निकाला, देखिए अब हमारा 80 रुपीज़ का कैरिंग अमाउंट आया था, पर ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा आ रहा है 20। इस तरीके से है जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस निकाला तो वो आ गया 4.69 का इम्पेयरमेंट लॉस हमारा आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 जो दिया गया है इसी से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है अज्यूमिंग इन द अबव क्वेश्चन एज ऑन 31 मार्च 2003 देयर इज नो चेंज। अब देखिए हम कितना कहाँ आ गए, 1 साल बाद। अब उसके बाद कहाँ आ गए, 2002 से जो हम आ गए 2003 पर। 1 साल के बाद क्या हुआ,
देयर इज़ नो चेंज इन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट। मैं बोला कि जो डिस्काउंट रेट है और जो कैश फ्लोज है वो सेम रहने वाले हैं। तो हमको 2003 से देखना है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो हमें दी गई है वो 40 करोड़ की दी गई। हाउ शुड इट बी डील्ड विद एन अंडर इंड एस 36। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए, देन हम रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें क्या दिया गया है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी गई है, देन वैल्यू इन यूज निकालेंगे। अब देखिए वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हमें 2003 से चलना होगा। तो यहाँ से हमको देखना होगा 2003 से 4, 4 to 5, 5 to 6। इस तरीके से जो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट रेट 10% से उसको पुल करना होगा। और हमको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी गई है? 40 करोड़ की थी। अब देखिए मैंने इसको नोट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो हम 2003 to 4 का डाटा लेंगे। यहाँ पे हमने 2 to 3 का भी लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम 31 मार्च 2003 की बात कर रहे हैं। 3 ईयर्स के डाटा को हम 10% से पुल करेंगे तो हमारा वैल्यू इन यूज 67.84 आ जाएगा। देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 40 रुपीज़ का दिया गया है। तो इस तरीके से जो रिकवरेबल अमाउंट इसका हायर लेंगे हम, तो 67.84 जो है हमारा रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा। देन हम कैरिंग अमाउंट जो निकालेंगे, तो कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन हमने लेस किया 20 का, जो डेप्रिसिएशन हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन लेस किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर से रिलेटेड है तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस को भी लेस करना होगा, तो वो हमारा क्या आएगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा। देन हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे क्योंकि रिमेनिंग जो साल ईयर्स बचे हैं वो 4 ईयर्स बचे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग 4 ईयर्स में इसको हम इसको एलोकेट जो डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 18.83। तो हमने कैसे निकाला इसका डेप्रिसिएशन? ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा 80 का आ गया था, तो 80 का देखो कैरिंग अमाउंट आ गया था 80 में से सबसे पहले फिर हमने इम्पेयरमेंट लॉस को लेस करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे। कितने अकॉर्डिंग? ईयर 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम उस डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। तो ये है जो हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 56.48 का हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। और रिकवरेबल अमाउंट जो हमारा आया था वो 67.84 का रिकवरेबल अमाउंट आया था। तो कैरिंग अमाउंट हमारा कम है तो नो इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं होगा हमारा। क्या है? तो इस तरीके से हमने क्या लिखा? इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट रिवर्स टू। यहाँ पे देखिए अब रिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट बिकम्स हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्सल का नहीं होएगा, क्योंकि तो हम पैसेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक आप बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, एक बार हम इसको आई होप कि इसको थोड़ा क्लियर कर लेना चाहिए ताकि वो आगे की क्वेश्चन इजीली समझ। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। में क्या दिया गया है? ए लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ ₹100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2000। इट हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू जो है वो नील है और जो यूजफुल लाइफ है वो 4 ईयर्स है, और जो मशीन एसेट जो परचेज की है वो 100 लाख की है। तो देखिए पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 25 लाख रुपीज़ का जो है पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा, क्योंकि 4 ईयर्स की लाइफ है। इस तरीके से हमें जो रिकवरेबल अमाउंट्स दी गई हैं 1 साल के बाद की दी गई है, जो रिकवरेबल अमाउंट दी गई है 60 लाख की दी गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर की 40 लाख की दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की 28 लाख दी गई है। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और इट्स रिवर्सल। अब यहाँ पे रिवर्सल भी पूछा है। इफ एनी ऑन 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002 एंड 31 मार्च 2003, तीनों साल का हमसे इम्पेयरमेंट लॉस पूछा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये हमारा। तो इसमें हमारे को डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखिए 1 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन 25 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट जो आएगा मशीनरी का वो कितना आएगा? 75 का जो आएगा कैरिंग अमाउंट आएगा हमारा। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया गया है? देखिए
तो रिकवरेबल अमाउंट 1 साल बाद कितना है 60, ठीक है। तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया, इम्पेयरमेंट लॉस हमारा आएगा 15। तो 15 का जो आया वो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट ईयर पे हमको क्या निकालना है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हम निकालेंगे सबसे पहले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिवाइज कैरिंग जो अमाउंट जो हमारा होगा, कैरिंग अमाउंट में से इम्पेयरमेंट लॉस लेस करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए कैरिंग अमाउंट में से इम्पेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 75 माइनस 15। तो हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट हम आ गया 60 रुपीज़ का। तो उसको हम आगे कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इयर्स बचे हैं। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20 का जो हमारा आ गया वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा, क्योंकि ये तो हमारी वो थी मशीन की कॉस्ट बची थी। तो कैरिंग अमाउंट हमारा बचेगा 60 में से अगर हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 20 का, तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 40 का आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो हमको रिकवरेबल अमाउंट दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आया था ना, वो कितना आ गया था 60 का आ गया था। 75 में से हमने 15 लेस किए थे, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 60 का आ गया था। इस तरीके से जो हमने फिर कैरिंग अमाउंट निकाला था वो 40 का आ गया, और जो रिकवरेबल अमाउंट भी 40 दिया गया है। तो जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस क्या है वो नील आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में रिकवरेबल अमाउंट जो दिया गया है वो 28 का दिया गया है। तो हम कोई नोट्स के थ्रू आपको एक बार रेफर करवा देते हैं इसको। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे 60 रुपीज़ का जो था रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमारा बचा था। देन हमने क्या किया था, इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस किया। 20 जो हमारा डेप्रिसिएशन है 3 इयर्स में इसको बांटा, 60 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 20 का डेप्रिसिएशन आया। देन हमारा जो रिवाइज्ड कैरिंग जो हमारा कैरिंग अमाउंट आया वो 40 आया, और रिकवरेबल अमाउंट भी 40 दिया गया है। तो इम्पेयरमेंट लॉस नील आया। देन हम कैरिंग अमाउंट में से फिर हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। देन हम, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग जो ईयर्स बचे वो 2 इयर्स बचे, ठीक है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 20 का डेप्रिसिएशन आएगा। देन हमारा जो कैरिंग अमाउंट आएगा इस ईयर का, ईयर एंड का जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो 20 का आएगा, एंड रिकवरेबल अमाउंट 28 का आएगा। इस तरीके से जो हमारे को अब ये देख रहे रिवर्सल का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो रिवर्सल कितना कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रिवर्सल के लिए हमें क्या देखना होगा, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि हमने पीछे एक कंसेप्ट कवर किया था। तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिवर्सल के लिए हमने क्या करते हैं, देखिए कैरिंग अमाउंट इफ देयर नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद जो बिल्डिंग की जो वैल्यू की जो कैरिंग अमाउंट है वो 25 बचेगी, क्योंकि 100 की हमने बिल्डिंग परचेज की थी। 3 इयर्स का हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 75, तो हमारा 25 का हमारा कैरिंग अमाउंट आएगा अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस जो हमारा आ रहा है वो 20 का आ रहा है। तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, तो हमें 2 कंसेप्ट निकालने होंगे। नंबर 1 इज द कैरिंग अमाउंट इफ देयर नो इम्पेयरमेंट लॉस, एंड कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस, तो हमारा कैरिंग अमाउंट 25 आ रहा है। कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने ऊपर निकाला था 20। तो इसमें से जो हमारा मैक्सिमम रिवर्सल कितना का होगा 5 रुपीज़ का, इसमें से हम लेस करेंगे तो मैक्सिमम रिवर्सल अप टू 5 हम मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो हम लेस करेंगे तो 8 आएगा। बट रिवर्सल कितना ही पॉसिबल है, 5 करोड़ का रिवर्सल पॉसिबल है। तो सिंपल है ये फॉर्म, एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, आप इसको कवर कर सकते हैं। इसमें से आपको डायरेक्ट 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करना होगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के लिए इस तरीके से हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम रिवर्सल आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये टेक्निक फॉलो ही करनी पड़ेगी। एंड इस तरीके से जो मैक्सिमम रिवर्सल 8 का नहीं होगा वो
5 का मैक्सिमम रिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 6 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया गया है। ऑन 31 मार्च 2001 XYZ लिमिटेड मेक्स फॉलोइंग एस्टीमेट ऑफ कैश फ्लोज फॉर वन ऑफ इट्स एसेट लोकेटेड इन यूएसए। जो कैश फ्लो दिए गए हैं वो यूएसए में जो एसेट लोकेटेड है उसके लिए दिए गए हैं। तो कैश फ्लोज जो हमें दिए गए हैं ये फॉरेन करेंसी में ही दिए गए हैं। ये $80 2001 to 2 में दिए गए हैं, 2002 to 3 में दिए गए हैं $100, देन 2003 to 4 में $20 का हमको कैश फ्लो दिया गया है। देन हमको जो डिस्काउंट रेट दी गई है वो इंडिया की भी दी गई है और यूएसए की भी दी गई है। जो हम डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉरेन करेंसी वाली ही डिस्काउंट रेट हमें यूज़ करनी है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमें 10% से ही हम इसको पुल करेंगे। आगे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सचेंज रेट दी है हमें ऑन 31 मार्च 2001 को एक्सचेंज रेट ₹45 दी गई है। तो हम उसको जो हमारा टोटल वैल्यू इन यूज आएगा इससे हम 10% से पुल करेंगे। तो जो हमारा कैश फ्लो जाएगा उसको हम एक्सचेंज रेट जो प्रेजेंट की एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा वैल्यू इन यूज आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट वैल्यू इन यूज एज ऑन 31 मार्च 2001, यही हमसे पूछा है। इस तरीके से हम निकालेंगे। नीचे जो देखिए ये जो रेट्स दी गई है ना एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, ये हमको नहीं लेनी क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्टेड है ये वाली जो रेट्स है ना हमको लेनी नहीं है। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या गलती करते हैं, इन ये जो कैश फ्लोज हैं इनको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये पोर्शन को आपको इग्नोर करना है। ये एक हमें ओनली गुमराह करने के लिए दिया गया है, इसको आपको कोई यूज़ नहीं करना क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। तो हमको सबसे पहले 10% से इसको पुल करना होगा। एक बार हम आंसर देख लेते हैं आईसीआई का स्टडी मैट से। ये देखिए जो हमारा $US में जो कैश फ्लोज दिए गए हैं 10% से हम पुल करेंगे तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट की जो एक्सचेंज रेट 45 दी गई है से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7668 हमारा जो आ जाएगा वो वैल्यू इन यूज आ जाएगा ऑन 31 मार्च 2001 को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें प्लीज़ हमें कमेंट से मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपको ये हमारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश फ्लो इज़ ₹100, 200 और ₹300 विद प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10%, 60%, 30%। तो हमको कैश फ्लो दिया गया है, प्रोबेबिलिटीज दी गई है 10%, 60% एंड 30%, और हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकालना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को 10% से कर देंगे, देन 200 का 16% और 300 का 30%। इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए हम आंसर को एक बार रेफर कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से हमने किया तो हमारा टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 220 हमारा आ जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन था। देन हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है, कैश फ्लो ऑफ ₹1000 मे बी रिसीव्ड इन 1 ईयर, 2 years और 3 years with probabilities of 10%, 60%, 30% respectively. Calculate expected cash flows assuming applicable discount rate 5%, 5.25%, 5.5% in year 1, 2 and 3 respectively. इस तरीके से हमको क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए गए हैं, तो इसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से ही हम इसको डिस्काउंटिंग जो है वो कैश फ्लो निकालेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या बोला है, ₹1000 अगर ईयर 1 में मिलते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 5%, और अगर ₹1000 ईयर 2 में मिलते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 5.25% है। तो उस तरीके से हम उसको डिस्काउंट करेंगे, सेकेंड ईयर में इसी रेट से हम डिस्काउंट करेंगे, देन थर्ड ईयर में हम 5.5% की रेट से डिस्काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हम आंसर से एक बार रेफर कर लेते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है।
तो ये प्रोबेबिलिटी वैसे आपको मेंशन कर देनी है 10%, 60%, 30%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, इसका कुछ नहीं करना वैसे आपको इसमें मेंशन करनी है ओनली कि जो प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, 60% एंड 30%। बट जो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला जो हम यूज़ करेंगे वो 5%, और जो हमको रेट्स दी गई है 5.25% एंड 5.5%, तो हम अलग अलग रेट से करेंगे। इसमें हम किससे करेंगे, ईयर 1 में 5% से हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ करेंगे। ईयर 2 में हम 2 ईयर्स का निकालेंगे 5.25, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो हमारी रेट्स डिस्काउंटिंग फैक्टर की रहेगी। एंड ईयर 3 में हमारी कितनी रेट रहेगी, 5.5% की जो रेट रहेगी डिस्काउंटिंग फैक्टर की। इस तरीके से 3 ईयर्स का हम डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे। तो टोटल हमारा जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 892.36 का जो है हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है हमारा, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द एस्टिमेटेड अमाउंट फॉल्स समवेयर बिटवीन 50 एंड 250। उन्होंने बोला कि जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो 50 एंड 250 की रेंज में रहने वाला है, बट नो अमाउंट इन द रेंज इज मोर लाइकली देन एनी अदर अमाउंट। यानी कि रेंज जो हमारी रहने वाली है वो 50 टू 50 की रहने वाली है। आगे हमें क्या दिया गया है, द एस्टिमेटेड अमाउंट falls somewhere between rupees 50 and 250 and the most likely amount is rupees 100। यानी कि 100 रुपीज़ की अमाउंट रहने वाली है जो कि 50 to 50 की रेंज में रहेगी। तो however the probabilities attached to each amount are जो प्रोबेबिलिटी है वो अननोन है। द एस्टिमेटेड अमाउंट विल बी रुपीज़ 50, 10% प्रोबेबिलिटी, देन 250 विद 30% प्रोबेबिलिटी, देन रुपीज़ 100 विद 60% प्रोबेबिलिटी। तो हमसे पूछा क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज पूछा है। तो इस तरीके से हम एक बार आंसर को रेफर कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारा जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो रहने वाला है, क्योंकि रेंज जो है हमारी 50 एंड 250 की है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। हमारा एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो पॉइंट ए में है वो 150 का रहने वाला है। पॉइंट बी में हमारा कितना रहने वाला है, हम इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 133.33। इसी तरीके से हम इसमें जो है, देखिए हमने इसमें 2 ईयर्स का था तो 2 से डिवाइड किया, 3 का है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। देन हमें जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट सी में प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। 50 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 30, देन 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 0.60 मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जो आएगा 140 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ जाएगा। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हमें आगे जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, क्वेश्चन 11 जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 ये एक बड़े क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 6 ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप एक बार इनको हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली करके बन जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस 11 to 14 कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को कवर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और